Hello everyone, myself Mansi Pandey, welcoming you to the YouTube channel of the Prayagraj Institute for Civil Services directed by Sandeep sir. First of all, I would like to wish you all a very happy Holi to all our viewers, and we all know that Holi is the festival of the colors, and even before it, this channel has started an initiative to fill the colors in your study, and through this channel we provide you a lot of videos and lectures which contain information about the districts of the Madhya Pradesh and also of the Commission. And today my video will contain information about the constitutional body, that is CAG. In this video we will look about the historical background of the CAG, some important articles of the CAG, general information of the CAG, and after it functions, roles of the CAG, and after it some more information and also the difference between the post of the CAG of the Britain and that of India. So without getting further delay, let's come to the topic, that is historical background. So as we know that in 1608 East India Company has arrived in India. 1608 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका मोटिव था ट्रेड एंड कॉमर्स का. फिर आफ्टर सम ईयर्स यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर दिया और उसका ट्रेड एंड कॉमर्स डे टू डे बढ़ता गया. उनका ट्रेड एंड कॉमर्स इतना बढ़ चुका था कि वो इसको संभालने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो 1753 में एक डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. इसके थ्रू वो अकाउंट्स मेंटेन उनने करना स्टार्ट कर दिया. देन नेक्स्ट इन 1858 अकाउंटेंट जनरल ऑफिस बनाया गया. एज वी ऑल नो कि 1857 में रिवॉल्ट होता है और उसके बाद जो मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कंपनी की रूलिंग में. उसके बाद ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल होता है वो टोटली एंड हो जाता है और यहाँ का और ये जो रूल होता है वो पूरा क्राउन के हैंड में सौंप दिया जाता है. तो ये 1858 में जो अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस बनाया गया था ये इसका अपडेटेड फॉर्म था. ऐसा कि कह सकते हैं कि ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा था, तो उसके लिए ही अकाउंटेंट जनरल ऑफिस 1858 में बनाया गया. फिर 1860 में सर एडमंड ड्रुमंड, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट CAG अपॉइंट हुए थे, सर एडवर्ड ड्रुमंड इन 1860. देन आफ्टर इन 1866 ये जो ऑफिस था अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो 1858 में बना था उसका नेम रखा गया था कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल. 1884 में फिर ये जो यही नाम है इसको अपडेट करके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये जो नेम है वो कब आया, तो वो है 1884. देन कमिंग टू द नेक्स्ट इन 1919 में ये जो ऑफिस है इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, मींस इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री कर दिया गया था. फिर 1935 में जो 1935 का ईयर है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको पता है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट के थ्रू लिए गए हैं. यहाँ से ये जो एक्ट है इसमें कंडीशन ऑफ सर्विसेज फंक्शन एंड पावर्स ऑफ CAG डिफाइन की गई थी. इसके बाद हम देखें तो 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया था तो आर्टिकल 148 उसमें इनबिल्ट था. आर्टिकल 148 के थ्रू ये प्रोविजन है कि CAG को कि देयर विल बी अ CAG हु विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. नेक्स्ट कमिंग टू द ईयर 1958 जब वो 1950 में बना था तो ये जम्मू एंड कश्मीर में CAG की पोस्ट एक्सटेंड नहीं थी. 1958 में इसको एक्सटेंड किया था जम्मू एंड कश्मीर में. देन 1968 में स्टैब्लिश होता है एक ऑडिट बोर्ड. ये जो ऑडिट बोर्ड है ये CAG की हेल्प के लिए ही स्टैब्लिश किया जाता है. फिर 1971 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1971 में CAG ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट पास होता है. ये एक्ट इसलिए पास होता है क्योंकि जो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होके तैयार हुआ था
तो उस समय जो प्रोविजंस हमारे छूट चुके थे, तो उन प्रोविजंस को कवर करने के लिए, तो वो जो प्रोविजन छूटे हुए थे उसको कवर करने के लिए 1971 का एक्ट आया। फिर और इस एक्ट के थ्रू CAG के दो मेन फंक्शंस थे, एक ऑडिटिंग करना, एक अकाउंटिंग करना। ना क्वेश्चन में भी कमिंग इनटू योर माइंड कि ऑडिटिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। तो ऑडिटिंग वो है सिस्टमैटिक वे में जो एंट्रीज होती हैं उनको रिटन फॉर्म में सिस्टमैटिक वे में तैयार करना, वो है ऑडिटिंग। एंड वो है अकाउंटिंग, सॉरी, और ऑडिटिंग है वो जो अकाउंट्स फ्रेम हुए हैं उनको चेक करना। तो 1971 में CAG के पास ये दोनों फंक्शंस थे, वो अकाउंट्स को मेंटेन भी करता था, बनाता भी था और उनको चेक भी करता था। लेकिन 1976 में इसको एग्जेम्प्ट कर दिया अकाउंटिंग से। तो अब जो मेन वर्क है CAG का वो यही है, ओनली ऑडिटिंग, ओनली टू चेक द अकाउंट्स। Now after the historical background, we will look the general information about the CAG. So first of all, CAG, ये जो CAG है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन मिलता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 5 जो कि नेम से जाना जाता है द यूनियन, इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 52 से 151 तक आर्टिकल ये पार्ट 5 है वो कवर करता है। इसके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो है 5। इन 5 चैप्टर्स में ये जो चैप्टर 5 है जिसका नेम ही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसमें आर्टिकल 148 से 151 तक CAG का ड्यूटीज़, पावर्स, अपॉइंटमेंट ये सब कुछ मेंशन है। इसका नेचर देखें तो अब जैसा कि हम देखते हैं कि CAG कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 5 में 148 से 151 के आर्टिकल कवर कर रहे हैं, तो इसका जो नेचर होगा, तो ये बॉडी का जो नेचर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होगा। बेसिकली जो बॉडीज़ होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिनका मेंशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में मिलता है, जैसे कि CAG जिसका मेंशन हमको आर्टिकल 148 में मिलता है, इलेक्शन कमीशन जिसका कि मेंशन 324 आर्टिकल में मिलता है। तो ये जो बॉडीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनको हम कोई भी एक्ट के थ्रू बनाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन कमीशन। तो जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो जो एक्ट के थ्रू बनी है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से उसको बेसिस मिला है। तो ऐसी बॉडीज़ जो एक्ट के थ्रू बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़। एंड थर्ड वन इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये जो बॉडीज़ होती हैं वो एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा ही बना दिया जाता है, जैसे कि नीति आयोग। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो CAG कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो ईयर है वो 1858 का ही है। करंट जो फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है वो 26 जनवरी 1950 से जो करंट फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो फर्स्ट चीफ थे वो सर एडवर्ड ड्रूमंड थे, जो कि 1860 में इनको अपॉइंट किया गया था। और जो फर्स्ट इंडियन चीफ है वो है V नरहरि राव। एंड करंट में जो इसके चेयरमैन हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14th नंबर के चेयरमैन हैं इसके। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, and he is also known as the guardian of the public finance. Now after the general information we will come to the important articles. In this we will elaborately discuss the functions, duties, powers of the CAG. Now coming to the important articles which will describe about the functions, appointment, removal of the CAG. So the important articles which are related to the CAG is Article 148, Article 149, 150 and 151. In Article 148 we see about the appointment, removal, oath, salaries. In 149 we see about the duties and powers of the CAG. 150 forms of account for the union and the state, and in 151 report. So in Article 148(1) appointment and removal of CAG is given.
148(1) अपॉइंटमेंट, तो उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और जो सीएजी का रिमूवल होगा वो सेम प्रोसीजर होगा, सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148 के सेक्शन 2 में हमें सीएजी की ओथ के बारे में मिलेगा। इसको ओथ दिलवाएगा प्रेसिडेंट एज पर 3rd शेड्यूल। 148(3) में हमें सैलरी, सर्विस एंड टेनर की बात मिलती है, तो उसकी जो सैलरी है वो सेम एज द जज ऑफ एससी के सेम होगी। टेन्योर होगा वो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्ली। ये जो 148(3) में जो प्रोविजंस हैं सैलरी, सर्विस, टेन्योर के, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इनका जो मेंशन हमें मिलता है वो सीएजी एक्ट 1971 में हमें इनका मेंशन मिलता है। नाउ आर्टिकल 148 सेक्शन 4, CAG will not hold any office after his retirement, and in article 148(6) we find the expenses of the administration of the CAG will be charged from the consolidated fund of India. Now coming to the article 149, that is the duties and the powers of CAG. We all know that the duties and powers of CAG is mentioned in CAG Act of 1971, and further we will study, after some time we will study about the functions and powers in detail. 150 आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन फॉर्म्स ऑफ अकाउंट फॉर यूनियन एंड स्टेट। जैसा कि हमने देखा था कि 1971 के एक्ट से सीएजी के 2 मेजर रोल्स थे, एक ऑडिटिंग था, एक था ऑडिट, दूसरा था अकाउंटिंग। फिर 1976 में इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया अकाउंट से, सिर्फ ऑडिटिंग का ही रोल इसका बचा था। लेकिन अभी भी जो अकाउंट जिस फॉर्मेट में तैयार होंगे वो प्रिस्क्राइब किया वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, किसकी कंसल्टेशन से? सीएजी की कंसल्ट से। तो जो फॉर्म ऑफ अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा वो इसकी सीएजी की कंसल्ट से ही डिसाइड किया जाएगा। 151 आर्टिकल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्ट। बेसिकली जो सीएजी होता है वो 3 तरह की रिपोर्ट पेश करता है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट यूनियन की जो रिपोर्ट होती है सीएजी, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। यही नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट को ही नहीं, प्रेसिडेंट फिर ये रिपोर्ट को फर्दर सबमिट करता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में ही पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। ऐसे ही यूनियन की जो रिपोर्ट सबमिट होती है तो पहले प्रेसिडेंट को होती है, उसी बेसिस पे जो स्टेट की जो रिपोर्ट्स होती हैं, स्टेट्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पहले सीएजी गवर्नर को देता है, गवर्नर को सबमिट करता है, फिर गवर्नर स्टेट की लेजिस्लेचर में उन रिपोर्ट को सबमिट करता है, और स्टेट की जो पीएसीज होती हैं वो वहाँ तक ये रिपोर्ट जाती है। तो फाइनल जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी तक जाती है, जिसका हेड होता है ओपोजिशन पार्टी का लीडर। नाउ वी विल सी द ड्यूटीज एंड द फंक्शंस ऑफ द सीएजी। सो फर्स्ट फंक्शन इज टू ऑडिट द accounts of the consolidated fund of India, state and of the UTs, those who have the legislative assembly। तो ऐसी यूटी 2 हैं, एक है दिल्ली, दूसरी है पौंडीचेरी। तो इन सब के जो अकाउंट्स हैं रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट, इनकी जो ऑडिटिंग है वो सीएजी के द्वारा की जाएगी। एंड ऑल्सो द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ द स्टेट, उनकी भी जो ऑडिट के सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे that will be also be audited by the CAG. Next, he will also audit the trading, manufacturing, PL and profit and loss accounts, balance sheet and subsidiary account of central and state government, and he will also audit the receipt and expenditure of the bodies which are subsequently financed by the government.
ऐसी बॉडीज जिनको गवर्नमेंट के थ्रू से, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बॉडी को फाइनेंस कर रही हैं तो उनके जो रिपोर्ट्स होगी वो भी CAG ऑडिट करेगा। एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट कंपनीज, तो जो गवर्नमेंट कंपनीज के भी जो अकाउंट्स होंगे उनको भी CAG ऑडिट करेगा। स्टॉक अकाउंट्स जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं उनके अकाउंट्स को भी CAG ऑडिट करेगा, बट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड नेक्स्ट ही विल सर्टिफाई द नेट प्रोसीड्स, और ये जो नेट प्रोसीड्स का ये जो सर्टिफिकेशन होगा CAG का वो फाइनल होगा। सो व्हाट आर द नेट प्रोसीड्स? नेट प्रोसीड्स आर द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स और अ ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ द कलेक्शन। सो दीज वर द important duties and the functions of the CAG. Now coming to the role of the CAG. Role of the CAG in auditing of the public corporations. तो जो CAG का पब्लिक कॉरपोरेशन की जो ऑडिटिंग की जो रोल है CAG का वो लिमिटेड है। कुछ कॉरपोरेशंस ऐसे हैं जिनको टोटली CAG, जिनकी रिपोर्ट टोटली CAG ऑडिट करता है, जस्ट लाइक दामोदर वैली कॉरपोरेशन। कुछ कॉरपोरेशंस ऐसे हैं जो ऑडिट करते हैं, जिनको ऑडिट किया जाता है प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स के द्वारा, लेकिन इनको जो प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स हैं उनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद CAG। ऐसे जो कॉरपोरेशंस हैं जिनको प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं वो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। कुछ कॉरपोरेशंस ऐसे हैं जो कि टोटली सब्जेक्ट टू प्राइवेट ऑडिट हैं, और इनके ऑडिट में और इनका जो ऑडिट होता है वो करते हैं प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स एंड CAG डज नॉट कम इन द पिक्चर एट ऑल। तो ऐसे जो कॉरपोरेशंस हैं वो हैं LIC, RBI, SBI एंड FCI। ये जो कॉरपोरेशंस हैं ये जो अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को, इनकी रिपोर्ट को जो ऑडिट करने का जो CAG है वो इनकी रिपोर्ट को ऑडिट करने में कहीं भी नहीं आता है। ये इनकी जो रिपोर्ट होती है वो ऑडिट की जाती है प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स के द्वारा। फिर 1968 में एक ऑडिट बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें कि टोटली 3 मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन है और 2 अदर मेंबर्स हैं। इनको जो अपॉइंट करता है वो CAG ही करता है। और ये जो 1968 में बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था, ये एस्टैब्लिश किया गया था टू एसोसिएट द आउटसाइड स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स टू हैंडल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटरप्राइजेस। इसकी इंजीनियरिंग, आयरन एंड स्टील से जो रिलेटेड होंगे उनके लिए ये बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था। उनकी जो ऑडिटिंग है वो सब कुछ स्पेशल और टेक्निकल एस्पेक्ट से स्पेशलिस्ट के द्वारा ये इनके अकाउंट्स ऑडिट किए जाएंगे। सो आफ्टर लुकिंग द फंक्शंस एंड द ड्यूटीज ऑफ द CAG, नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट CAG इज नॉन एज द इंडिपेंडेंट बॉडी। सो देयर आर सर्टेन रीजंस, इनकी वजह से हम CAG को इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं। ये कुछ रीजंस ऐसे हैं कि जैसे कि हमने देखा कि CAG को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसका जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट नहीं करता है। उसका मतलब वो सिक्योरिटी ऑफ टेनर उसे दी गई है। इनका जो रिमूवल होता है वो सेम एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक तो यही रीज़न है, इसकी वजह से हम इसको इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं। सेकंड ये है कि ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एनी अपॉइंटमेंट। तो जो रिटायरमेंट हो जाता है इसके बाद ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंट नहीं हो सकता। थर्ड है कि नो वाइबल चेंज इन सर्विस कंडीशन। जैसे कि CAG अपॉइंट हो गया, उसके बाद हम इसकी सर्विस कंडीशंस में, सैलरीज में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज
कि जो भी CAG के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं उनको हम चार्ज करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड दस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कैग को एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी कंसिडर करते हैं। नाउ आफ्टर दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द कैग, इंडियन CAG एंड ब्रिटेन। विल सी कि इंडिया के जो कैग है उसके पावर्स में क्या डिफरेंसेस हैं और ब्रिटेन के जो कैग है उसके पावर्स में क्या डिफरेंस हैं। तो इंडिया का जो कैग है उसका मेन फंक्शन है ऑडिट करना, पर जो ब्रिटेन का कैग है उसके दोनों फंक्शंस हैं, वो ऑडिट भी करता है और अकाउंटिंग भी करता है। नेक्स्ट ये है कि जो इंडिया का कैग है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन जो ब्रिटेन का कैग है वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर है। नेक्स्ट इज कि जो इंडिया का कैग है ऑडिट अकाउंट आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज कमिटेड, लेकिन जो ब्रिटेन का जो कैग है, ब्रिटेन के कैग के परमिशन के बिना कोई भी फंड एक्सचेक नहीं किया जा सकता। मीन्स नो मनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर विदाउट हिज अप्रूवल। तो ये जो मेन डिफरेंस थे जो हमने देखे इंडियन कैग में और इंडिया के कैग के पोस्ट में और ब्रिटेन की कैग की पोस्ट में। Okay, so this was all the information about the CAG, its important functions, roles. Guys, if you like this video, then if you like this information, please like the video, subscribe this channel and comment about this video, and for the later updates press the bell icon. Thank you.